अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहली ब्रांच हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील कर रही है उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस से जो सेल की स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। एक्चुअली जितने भी जानदार हैं तमाम जानदार सेल के बने हुए होते हैं। यानी सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसे परफॉर्म कौन कर रहा होता है? सेल। यानी लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या है? सेल। और सेल एक्चुअली है क्या? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखें, जो सेल है, सेल बना हुआ होता है ऑर्गेनील्स का और ऑर्गेनील्स बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स के। यानी सेल किसका बना हुआ है? ऑर्गेनील्स का। ऑर्गेनील्स को आप कह लें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और ये ऑर्गेनील्स बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स से। अब देखिए, ये मॉलिक्यूल्स किसे बना रहे हैं? सेल को। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यानी वो मॉलिक्यूल्स जो सेल को बना रहे हों तो वो क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। या सिंपली आप लोग ये कह लें कि वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के बेसिक यूनिट को बना रहे हैं। यानी जब वो लाइफ के बेसिक यूनिट को बना रहा है तो एक्चुअली वो किसे बना रहा है? लाइफ को ही बना रहे हैं, यानी जानदार को वो बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की स्टडी करेंगे जो मॉलिक्यूल्स सेल्स के स्ट्रक्चर बनवा रहा हो। सेल के स्ट्रक्चर्स के, सेल के अंदर ऑर्गेनील्स हैं जो कि क्या है? एक्चुअली मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ सेल। मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ सेल। अब देखिए, एक्चुअली जो मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लाइफ नाम ही किस चीज़ का है? बायोकेमिकल रिएक्शंस का, जिसको कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी। यानी इसे हम लोग कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह राइबोसोम्स के हैं, दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब देखिए, वो मॉलिक्यूल्स जो किन्हें बना रहे हैं? ऑर्गेनील्स को। और ऑर्गेनील्स मिलके क्या बना रहे हैं? सेल को। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को स्टडी करेंगे जो क्या बना रहे हों? सेल बना रहे हों। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉलिक्यूल्स जो क्या बनाए? सेल को बनाए। तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर बायो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग पर्टिकुलरली जो स्टडी करते हैं वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वैसे तो जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टडी किस में की जाएंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, मगर खास फोकस किस पे होता है? न्यूक्लिक एसिड पर और प्रोटीन्स पर। यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कौन है? ये ऑर्गेनील्स इन्वॉल्व हैं जो कि मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ सेल कहला रहे हैं। क्लियर? एक बार इसे फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनील्स। यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन से जो क्या बना रहे होते हैं? सेल की स्ट्रक्चर्स। अब सेल की स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? सेल बना किस चीज़ का हुआ है? ऑर्गेनील्स का। क्लियर? अब देखिए, ये ऑर्गेनील्स किससे मिलके बने? मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। यानी जो ऑर्गेनील्स हैं ये मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ सेल हैं। या इसे आप इस तरह कह लें कि जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उन्हें प्रोसेस कौन कर रहे होते हैं? ऑर्गेनील्स कर रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोकस किसके ऊपर होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्लियर? अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the combination of three Greek words: micro,
बायो एंड लॉजी। माइक्रो कहते हैं स्मॉल, भाई कितने स्मॉल, इतने स्मॉल कि जो आम आंख से नज़र ना आ सके। यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग उन जानदारों की स्टडी करेंगे जो आम इंसानी आंख से नज़र ना आ सके मगर माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आए। यानी माइक्रोबायोलॉजी को अगर आप लोग देखेंगे, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो किसे कहा जा रहा है, जानदारों को यानी लाइफ को, ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कह लें या सिंपली क्या कह लें, लाइफ कह लें। और लॉजी किसे कह रहे हैं आप लोग, यानी स्टडी को, द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कितने स्मॉल। अब देखें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली हम लोग टर्म किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज बट कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी भाई कितने स्मॉल, क्वेश्चन पैदा क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लें या इनको आप माइक्रोब्स कह लें। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen, which cannot be seen by naked eyes, naked eyes but can be seen, but can be seen by microscope। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो आम आंख से नज़र ना आए, यानी आम इंसानी आंख से नज़र ना आए मगर माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आए, तो उन जानदारों को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कह लें, या इन्हें आप लोग क्या कह लें, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। यानी ये इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसके थ्रू नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसलिए क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। एक्चुअली माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see small organisms which cannot be seen by naked eyes। या इस तरह कह लें कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है उससे हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो आम इंसानी आँख से नज़र ना आए, बेशक जस्ट लाइक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक फंजाई etc वगैरह। अब देखें आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी की दी गई है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो जानदार जो आम इंसानी आँख से नज़र ना आए मगर माइक्रोस्कोप से नज़र आए। एग्जाम्पल दे रहा है वायरसेस। देखें वायरसेस हम लोग चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस करेंगे कि जो बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी वायरसेस का बहुत स्मॉल साइज है जो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू। इसी तरह देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल टर्म है और सिंगुलर टर्म क्या है, बैक्टीरियम। प्रोटोजोन्स जस्ट लाइक मलेरियल पैरासाइट, यानी प्रोटोजोन्स क्या हैं, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल में क्या है, मलेरियल पैरासाइट, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। एंड पैथोजेनिक फंजाई, यानी वो फंजाई जो क्या काज करवा रही हैं, डिजीज़ काज करवा रही हैं। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग फंजाई। अब देखिए जो पैथोजेनिक फंजाई हैं मोस्टली ये क्या होती है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होती हैं, यानी सेल के अंदर रहती हैं। तो इन्हें हम लोग किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ये नज़र आती हैं। क्लियर। विच कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोबायोलॉजी उन जानदारों की स्टडी है जो सिर्फ और सिर्फ हमें नज़र आए अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर। अब देखें इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट ब्रांच आ रही है वो आ रही है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को प्रीवियसली कहा जाता था इकोलॉजी। Environmental biology previously called ecology. This is the branch of biology which previously called ecology. Environmental biology, it deals with the study of environment and its effect. Environmental biology, environmental biology previously क्या कहलाती थी, ये इकोलॉजी। इको का मतलब होता है होम, इकोलॉजी।
Previously it was known as ecology. It deals with the study of environment and its effect on organism. It deals with environment and its effect on organism, and its effect on organisms, its effect on organisms. क्लियर? अब देखें, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट की। अब ये इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट इज ए प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, और इस तरह कह लें कि जानदार की जो सराउंडिंग है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? उसका इन्वायरमेंट कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर फिश कहाँ पे रह रही है? पानी में रह रही है, उसकी जो सराउंडिंग है वो उसका क्या है? इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट के जानदार पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इससे पहले इकोलॉजी कहा जाता था। क्लियर? देखिए, पहली ब्रांच हमारे पास कौन सी थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस की? माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड नंबर पे क्या थी? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आ रही है मेरीन बायोलॉजी। एक्चुअली मेरीन बायोलॉजी में हम लोग उन जानदारों की स्टडी करेंगे जो मेरीन वाटर में रह रहे हो, यानी ओशन और सी। मेरीन बायोलॉजी में किन जानदारों की स्टडी की जाएगी? जो ओशन में रह रहे हो, ओशन और सी, यानी वो जानदार जो ओशन और सी में रह रहे होंगे उन जानदारों की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ओशन और सी का क्या इफेक्ट है उस जानदार के ऊपर। यानी मेरीन बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ organisms inhabiting in sea or ocean, inhabiting the sea and ocean. sea or ocean, यानी इसमें स्टडी की जाएगी उन जानदारों की जो कहाँ पे रह रहे होंगे? ओशन और सी के अंदर। एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब देखें, जो जानदार ओशन या सी में रहें तो अब उनका इन्वायरमेंट क्या है? एक्चुअली ओशन और सी। तो मेरीन बायोलॉजी में उन जानदारों की स्टडी की जाएगी जो ओशन और सी में रह रहे हों, और ये देखा जाएगा कि उनका जो इन्वायरमेंट है यानी जो ओशन और सी, उनका उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, यानी फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, द इफेक्ट ऑफ ओशन एंड सी ऑन ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा आप कह लें कि ओशन के अंदर जो दूसरे जानदार रह रहे हैं उनके साथ इन जानदारों का क्या आपस के अंदर इंटरेक्शन है। क्लियर? उसके बाद आ रही है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब देखें, जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है दिस इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये आप लोग कह लें कि ये ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या, यानी अगर आप लोग देखेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी आल्सो कॉल्ड लिम्नोलॉजी। अब देखें, जिस तरह हमने स्टडी किया है यहाँ पर, जस्ट लाइक हमने स्टडी यहाँ पे क्या किया है? मेरीन बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया है उन जानदारों को जो ओशन और सी में रह रहे थे। इसी तरह जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे उन जानदारों को जो कि फ्रेश वाटर में रह रहे हो, जो फ्रेश वाटर। देखिए, ओशन और फ्रेश वाटर में डिफरेंस क्या है? ओशन का जो वाटर होगा वो क्या होगा? सॉल्टी वाटर होगा। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहा जा रहे हैं? कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पे रह रहे हो? पानी में रह रहे हो। अब देखिए, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रह रहे हैं? ओशन और सी। और कुछ कहाँ पे रह रहे हैं? यानी फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर क्या है? नदी नालों का जो पानी है, यानी फ्रेश वाटर कौन सा आ रहा है? रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, ब्रॉक्स वगैरह। यानी फ्रेश वाटर में जो जानदार रहेंगे, अब फ्रेश वाटर में जो जानदार रह रहे हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी।
और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि फ्रेश वाटर में जो फिजिकल एंड केमिकल जो इंट्रैक्शन है जानदार का और उसके एनवायरनमेंट का क्या है। यानी फ्रेश वाटर बायोलॉजी इट डील्स विद द लाइफ डिवेलिंग द फ्रेश वाटर बॉडीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग इट। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ रही है पैरासिटोलॉजी। एक्चुअली पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। सिंपल वर्ड्स में आप क्या कर लें, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। यानी पैरासाइट्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, पैरासिटोलॉजी। अब देखिए पैरासाइट दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पैरा विच मीन्स बिसाइड, सिटोज मीन्स फूड। यानी वो जानदार जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर ना करे मगर कहाँ से ले रहे हैं, अपने होस्ट से ले रहे हैं। यानी हेट्रोट्रॉफिक तो हैं मगर डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, होस्ट पर। यानी पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पर। मिसाल के तौर पे आप लोग देख लें मलेरियल पैरासाइट। अब जो मलेरियल पैरासाइट है इसका होस्ट कौन है, ह्यूमन। सपोज ह्यूमन एंड एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो, ये दो इसके होस्ट हैं। तो अब देखिए मलेरियल पैरासाइट, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन की। अब इसका होस्ट है कौन, ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन। अब हम लोग पैरासिटोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे पैरासाइट की। पैरासाइट यहाँ पे क्या है, मलेरियल पैरासाइट। अब इसका होस्ट कौन है, ह्यूमन। अब देखेंगे कि ये अपने होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल किस तरह स्पेंड कर रहा है, यानी होस्ट तक पहुंचा कैसे और अपनी लाइफ को इसने कंप्लीट कैसे किया। यानी पैरासिटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, देयर लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट। यानी पैरासिटोलॉजी के अंदर स्टडी की जाएगी पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स के हैं वो जानदार जो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, होस्ट पर। तो पैरासाइट्स के हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि पैरासाइट अपने होस्ट तक पहुंचा कैसे, यानी उसकी ट्रांसमिशन, उसके अलावा उसकी लाइफ साइकिल एंड इंटरेक्शन विद इट्स होस्ट, कि अपने होस्ट के साथ वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर। उसके बाद ब्रांच आ रही है ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद ब्रांच आ रही है ह्यूमन बायोलॉजी। अब देखिए सिंपली ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करेंगे। जो ह्यूमन बायोलॉजी है इसके अंदर स्टडी किसकी की जाएगी, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करेंगे, यानी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन। मिसाल के तौर पर ह्यूमन की एवोल्यूशन। क्लियर। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह। यानी ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन की स्टडी करेंगे, यानी ह्यूमन की एवोल्यूशन किस तरह हुई, ह्यूमन का यानी जो ओरिजिन है वो किस तरह हुआ। ह्यूमन की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, ह्यूमन की फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे, यानी ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स है वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। उसके अलावा आप लोग कह लें कि इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे, यानी विरासत, ह्यूमन के पास कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से किस तरह शिफ्ट हो रही है, यानी हेरिडिटी की स्टडी करेंगे। यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन स्टडीड अंडर ह्यूमन बायोलॉजी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ब्रांच आ रही है सोशल बायोलॉजी। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि हेल्थ की भी स्टडी करते हैं कि ह्यूमन की हेल्थ टोटली फिजिकली एंड मेंटली वेल बीइंग इज नोन एज हेल्थ। यानी ह्यूमन से के जो हेल्थ से रिलेटेड जो स्टडी है वो भी किसके अंदर आ रही है, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आ रही है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ रही है वो आ रही है सोशल बायोलॉजी। अब जो सोशल बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी सोशल से लिया गया जिसका मतलब कैंपेनियन यानी साथी। सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, सोशल बायोलॉजी कंसर्न्ड, किससे कंसर्न कर रही है ये, इट कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन। सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन।
social interaction within population of a given animal species, of a given animal species, यानी कोई भी एनिमल स्पीशी है, उस एनिमल स्पीशी की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हम लोग उनका सोशल इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप लोग ले लें यहाँ पे हनी बी, जो शहद की मक्खी है, जो बी है हनी बी की पॉपुलेशन ले लें आप लोग, यानी जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब में पॉपुलेशन किस चीज़ की है? हनी बी की। कॉम्ब में क्या चीज़ है एक्चुअली? हनी कॉम्ब, हनी बीज। अब देखिए हनी बीज जो कॉम्ब यानी शहद के छत्ते में जो हनी बीज रह रही है, अब हम लोग हनी बीज की जो पॉपुलेशन है उसकी जो स्टडी करेंगे, उसमें हमने देखना क्या कि उनका आपस में सोशल इंटरेक्शन क्या है, कि वो एक दूसरे का किस तरह साथ दे रही हैं। अब देखिए इस हनी कॉम्ब के अंदर कुछ हनी बीज हैं जो क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं एज ए लेबर, यानी हनी कॉम्ब की वो सफाई सुथराई कर में मीन्स वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा कुछ हैं जो प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रही हैं, यानी एज ए कॉलोनी की फार्म में रह रहे हैं ना, मिलजुल के रह रहे हैं ये, यानी जो हनी बी की जो पॉपुलेशन है इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कॉम्ब की सफाई सुथराई, उसमें हनी बीज इन्वॉल्व है। क्लियर? उसके अलावा कुछ नेक्टर सक करती हैं, नेक्टर लेके आ रही हैं। क्लियर? फलों से फूलों से नेक्टर लेके आ रही हैं, जिससे वो क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं। क्लियर? अब देखें वो एक दूसरे का साथ दे रही हैं, यानी आपस में मिलजुल के वो काम कर रही हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन। अगर आप हनी बी के कॉम्ब पर कोई पत्थर वगैरह लगाते हैं तो सारी जो मक्खियाँ वो आपके पीछे लग जाएंगी, यानी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो सोशल है। वो क्या है? उनका ये आपस के अंदर सोशल इंटरेक्शन की बुनियाद पे क्या कर रहे हैं? वो आपके पीछे लगेंगी, यानी प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? तो सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शंस विद पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन एनिमल स्पीशी। यहाँ पर हम लोग देखें जो बायोलॉजी है एक्चुअली जो मेन फोकस किसके ऊपर होता है? ह्यूमन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो मेन फोकस लेंगे वो किसका लेंगे? ह्यूमन का, यानी ह्यूमन का जो आपस के अंदर जो बिहेवियर है, बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स शोन टुवर्ड स्टिमुलस, यानी अगर कोई स्टिमुलस मिले तो वो जो रिस्पॉन्स शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसका बिहेवियर। तो यहाँ पर भी सिंपली लिखा हुआ है कि स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स ऑन सच इश्यूज एज वेदर सर्टेन बिहेवियर आर इनहेरिटेड आर कल्चरली इंड्यूस्ड, यानी ह्यूमन के जो बिहेवियर हैं कुछ क्या होते हैं? वो कल्चरली इंड्यूस्ड होते हैं, यानी कुछ बिहेवियर क्या होते हैं उनके अंदर? कल्चरली यानी इंड्यूस्ड है या वो इनहेरिटेड है। लास्ट जो ब्रांच है, जो हम लोग लास्ट ब्रांच पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग डेटा एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। किस मकसद के लिए? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमन, यानी डेटा एंड टेक्निक्स किसकी हैं? इंजीनियरिंग की। यूज़ किसके लिए हो रही हैं? प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। प्रॉब्लम्स किसके साथ हैं? वो जानदारों के साथ, पर्टिकुलरली ह्यूमन। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ मेलाइटस, एग्जाम्पल आप लोग ले लें। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली है क्या? हाई या परसिस्टेंट यानी हाइपरग्लाइसीमिया, या कह लें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखें ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए क्या होता है? ये बॉडी का ग्लूकोज लेवल कह लें, इसको नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी में नेचर ने क्या रखा है? इंसुलिन। इंसुलिन इज ए हार्मोन। ये हार्मोन बनता कहाँ पे है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। देखें नॉर्मली डायबिटीज मेलाइटस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल एक डिजीज़ है। नॉर्मली है क्या? हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं वो क्या बना रहे होते हैं? इंसुलिन। इस तरह कह लें तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास क्या बना रहे हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल, कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल। अब देखें मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, इंसुलिन इनसफिशिएंट हो, यानी इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बढ़ रही, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे? देखें ये प्रॉब्लम हो गई ना,
तो अब इस इंसुलिन को हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाएंगे, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोग इसे कह लें। तो हम लोग ये इंसुलिन कहाँ से बनाएंगे? बैक्टीरियम से। हालांकि बैक्टीरियम का काम इंसुलिन बनाना तो नहीं है, मगर हम लोग बैक्टीरियम को यूज़ कर रहे हैं। बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमन की वो जीन यानी द सेगमेंट ऑफ डीएनए इंसर्ट करेंगे जो क्या बनवाएगा? इंसुलिन बनवाएगा। अब देखें, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा था, तभी तो हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा था? हाई हो रहा था। अब जो इंसुलिन है वो हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनवाया। कहाँ से? बैक्टीरियम में से। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई? सॉल्व हो गई। या उसके अलावा आप लोग कह लें कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग जो बनाते हैं वो भी किसके थ्रू बनाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। या ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हो गए, ये भी किसके थ्रू बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डेटा एंड टेक्निक्स यूज़ किसकी कर रहे हैं? इंजीनियरिंग की। किस मकसद के लिए? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स किससे कंसर्न्ड है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली कौन? ह्यूमन। आपको एग्जांपल दी कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको हम लोग इंसुलिनो कहाँ से बना रहे हैं? बैक्टीरियम में से बना रहे हैं। क्लियर?